Subscribe to our channel and press the bell icon. अस्सलाम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, सर अब्दुल सत्तार खान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। नाइन्थ हिंदी सेकंड टर्म एग्जामिनेशन सॉल्व पेपर क्वेश्चन आंसर सवालात के जवाबात देखेंगे, हल करेंगे पर्चे को। चलिए शुरुआत करते हैं। हिंदी लोकवाणी संयुक्त गुण 40, समय 2 घंटे, सेकंड टर्म एग्ज़ाम सॉल्व पेपर क्वेश्चन आंसर। प्रश्न पहले का है, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। कृति एक आकलन कृति है, संजाल पूर्ण करो। खान साहब। सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। दूसरी कृति है, इसका पहला ऑप्शन है कोर्स से बाहर की कोई पुस्तक डैश। इसके ऑप्शन है अ देखने को नहीं मिलती थी, ब पढ़ने की आदत नहीं थी, क पढ़ने को मिल जाती थी। दूसरा ऑप्शन है बचपन में कोई बाल पत्रिका या बच्चों की किताब पढ़ने का डैश। इसके ऑप्शन है अ सौभाग्य मुझे नहीं मिला, ब सौभाग्य मुझे मिलता रहा, क अवसर मुझे नहीं मिला। तीसरा है हम तीनों ने एक साथ कमरा लिया और डैश। अ साथ साथ पढ़ने लगे, ब साथ साथ घूमने लगे, क साथ साथ रहने लगे। चौथा है तीसरे अध्यापक विश्वकर्मा जी थे जो हमें डैश। अ जीव विज्ञान सिखाया करते थे, ब जीव विज्ञान पढ़ाया करते थे, क जंतु विज्ञान पढ़ाया करते थे। अब इस परिच्छेद को पढ़ेंगे, समझेंगे और उसके बाद कृतियों के उत्तर लिखेंगे। बचपन में कोर्स से बाहर की कोई पुस्तक पढ़ने की आदत नहीं थी, कोई पत्र पत्रिका या किताब पढ़ने को मिल नहीं पाती थी। गुरुजी के डर से पाठ्यक्रम की कविताएं मैं रट लिया करता था। कभी अन्य कुछ पढ़ने की इच्छा हुई तो अपने से बड़े कक्षा के बच्चों की पुस्तकें पलट लिया करता था। पिताजी महीने में एक दो पत्रिका या किताब अवश्य अवश्य खरीद लाते थे, किंतु वो उनके ही स्तर की हुआ करती थी। इसे पलटने की हमें मनाही हुआ करती थी। अपने बचपन में तीव्र इच्छा होते हुए भी कोई बाल पत्रिका या बच्चों की किताब पढ़ने का सौभाग्य मुझे नहीं मिला। 8वीं पास करके जब 9वीं कक्षा में भर्ती होने के लिए मुझे गांव से दूर एक छोटे शहर भेजने का निश्चय किया गया तो मेरी खुशी का पारावर ना रहा। नई जगह, नए लोग, नए साथी, नया वातावरण, घर के अनुशासन से मुक्त, अपने ऊपर एक जिम्मेदारी का एहसास, स्वयं खाना बनाना, खाना, अपने बहुत से काम खुद करने की शुरुआत, इन बातों का चिंतन भीतर ही भीतर आह्लादित कर देता था। माँ, दादी और पड़ोस के बड़ों की बहुत सी नसीहतों और हिदायतों के बाद मैं पहली बार शहर पढ़ने गया। मेरे साथ गांव के दो साथी और थे। हम तीनों ने एक साथ कमरा लिया और साथ साथ रहने लगे। हमारे ठीक सामने 3 अध्यापक रहते थे। पुरोहित जी जो हमें हिंदी पढ़ाते थे, खान साहब बहुत विद्वान और संवेदनशील अध्यापक थे। यूं यूं वह भूगोल के अध्यापक थे, किंतु संस्कृत छोड़कर वे हमें सारे विषय पढ़ाया करते थे। तीसरे अध्यापक विश्वकर्मा जी थे जो हमें जीव विज्ञान पढ़ाया करते थे। पहले का उत्तर है खान साहब विद्वान, भूगोल के अध्यापक, संवेदनशील, संस्कृत के अलावा सभी विषय पढ़ाने वाले। दूसरे का उत्तर है कोर्स से बाहर की कोई पुस्तक पढ़ने की आदत नहीं थी। दूसरा है बचपन में कोई बाल पत्रिका या बच्चों की किताब पढ़ने का सौभाग्य मुझे नहीं मिला। तीसरा हम तीनों ने एक साथ कमरा लिया और साथ साथ रहने लगे। चौथा तीसरे अध्यापक विश्वकर्मा जी थे जो हमें जीव विज्ञान पढ़ाया करते थे। कृत्य 3 स्वमत अभिव्यक्ति पुस्तक प्रेम विषय पर अपने विचार लिखिए। इसका उत्तर है कहा जाता है कि पुस्तकें मनुष्य की सबसे अच्छी मित्र हैं। अच्छी पुस्तकें हमें उचित मार्गदर्शन देने के साथ साथ हमारा मनोरंजन भी करती हैं। पुस्तकें प्रेरणा का भंडार होती हैं।
ऐसी पुस्तकें पढ़कर जीवन में कुछ अच्छा कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। पुस्तकों के द्वारा एक पीढ़ी का ज्ञान दूसरी पीढ़ी तक पहुँचते पहुँचते सारे युग में फैल जाता है। पुस्तकें किसी भी विचार, संस्कार या भावना के प्रचार का शक्तिशाली माध्यम है। पुस्तकें मानव के एकांत की सबसे अच्छी साथी हैं। पुस्तकों से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। पुस्तकें हमें प्रकाश स्तंभ है जो समय के सागर में खड़ी की गई है। हमें पुस्तकों से प्रेम करना चाहिए, अधिक से अधिक पुस्तकें पढ़नी चाहिए। प्रश्न पहले का है, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। कृति एक, आकलन कृति। एक दो शब्दों में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, ये गद्य साहित्य की सबसे पुरानी विधा है। दूसरा, इसका संबंध मनुष्य के दैनंदिन जीवन के साथ ऐसे जुड़ा है। तीसरा, आम जनता को डायरी के इस स्वरूप की दूर दूर तक जानकारी नहीं है। चौथा, हिंदी गद्य साहित्य के विकास, उन्नति तथा उत्कर्ष में दैनंदिनी का योगदान ऐसा है। दूसरा कृति है, सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। पहला, डायरी गद्य साहित्य की सबसे अधिक पुरानी परंतु दिन प्रतिदिन डैश, इसके ऑप्शन है अ बदलने वाली विधा है, बी परिवर्तित होने वाली विधा है, क नई होती चलने वाली विधा है। दूसरा, ये विडंबना ही है कि डायरी की अब तक हिंदी में डैश उपेक्षा ही होती आई है, बी प्रशंसा ही होती आई है, क अवहेलना ही होती आई है। तीसरा है, वस्तुत मनुष्य का जीवन एक डैश सुंदर कविता की तरह है, वो सुंदर किताब की तरह है, क सुंदर बगीचे की तरह है। चौथा है, इसे किसी भी मानवीय दृष्टिकोण से डैश अप्रशंसनीय माना जा सकता है, ब निंदनीय माना जा सकता है, क श्लाघनीय माना जा सकता है। अब ये परिच्छेद पढ़ेंगे, समझेंगे और उसकी कृतियां करेंगे। डायरी हिंदी गद्य साहित्य की सबसे अधिक पुरानी परंतु दिन प्रतिदिन नई होती चलने वाली विधा है। हिंदी की आधुनिक गद्य विधाओं में अर्थात उपन्यास, कहानी, निबंध, नाटक, आत्मकथा आदि की तुलना में इसे सबसे अधिक पुरानी माना जा सकता है और इसके प्रमाण भी है। यह विधा नई इस अर्थ में है कि इसका संबंध मनुष्य के दैनंदिन जीवन क्रम के साथ घनिष्ठता के से जुड़ा हुआ है। इसे अपनी भाषा में हम दैनंदिनी, दैनिकी अथवा रोजनिशी पूरे अधिकार के साथ कहते हैं, परंतु इसे आजकल डायरी कहने पर विवश है। डायरी का मतलब है जिसमें तारीखवार हिसाब किताब, लेन देन के ब्यौरे आदि दर्ज किए जाते हैं। डायरी का यह अत्यंत सामान्य और साधारण परिचय है। आम जनता को डायरी के विशिष्ट स्वरूप की दूर दूर तक जानकारी नहीं है। हिंदी गद्य साहित्य के विकास, उन्नति एवं उत्कर्ष में दैनंदिनी का योगदान अतुल्य है। यह विडंबना ही है कि उसकी अब तक हिंदी में उपेक्षा ही होती आई है। कोई इसे पिछड़ी विधा तो कोई इसे अधर्ध असाहित्यिक विधा मानता है। एक विद्वान तो यहाँ तक कहते हैं कि डायरी कुलीन विधा नहीं है। साहित्य और इसकी विधाओं के संदर्भ में कुलीन अकुलीन का भेद करना साहित्यिक गरिमा के अनुकूल नहीं। सभी विधाएं अपनी अपनी जगह पर अत्यधिक प्रमाण में मनुष्य के भाव जगत, विचार जगत और अनुभूति जगत का प्रतिनिधित्व करती है। वस्तुतः मनुष्य का जीवन ही एक सुंदर किताब की तरह है और यदि इस जीवन का अंकन मनुष्य जस का तस किताब रूप में करता जाए तो इसे किसी भी मानवीय दृष्टिकोण से श्लाघनीय माना जा सकता है। इसके उत्तर है, पहला है, पहले का उत्तर है डायरी, दूसरे का उत्तर है डायरी, तीसरे का उत्तर है विशिष्ट स्वरूप, चौथे का उत्तर है अतुल्य। दूसरा है, पहले का
उत्तर है डायरी गद्य साहित्य की सबसे अधिक पुरानी परंतु दिन प्रतिदिन नई होती चलने वाली विधा है। दूसरा है ये विडंबना ही है कि डायरी की अब तक हिंदी में उपेक्षा ही होती आई है। तीसरा वस्तुतः मनुष्य का जीवन एक सुंदर किताब की तरह है। चौथा इसे किसी भी मानवीय दृष्टिकोण से श्लाघनीय माना जा सकता है। कृति तीन स्वमत अभिव्यक्ति आत्मकथा लेखन विषय पर अपने विचार लिखिए। इसका उत्तर है आत्मकथा लेखन यानी अपनी कहानी लिखना, लोगों को बताने बांटने के लिए, उन्हें आकर्षित करने के लिए एक अच्छी कहानी होनी चाहिए जिसमें कुछ संघर्ष हो, कुछ आकर्षक व्यक्तित्व हो। अपनी जिंदगी के अच्छे पलों के बारे में लिखें, अपने वंश दादा परदादा की जिंदगी के बारे में लिखें, परिवार के इतिहास के बारे में लिखें, बचपन की कुछ खट्टी मीठी यादें, किशोरावस्था के निर्णय, अपनी शिक्षा दीक्षा के साथ किसी ऐसी घटना को उल्लेख करें जिसने आपके जीवन को बदल दिया हो। आपके जीवन में आए कुछ अच्छे मित्र तथा कुछ विरोधियों के विषय में भी लिखें। माता पिता भाई बहन पति पत्नी और कुछ करीबी लोग प्रत्येक के जीवन में अहम भूमिका निभाते हैं। कुछ ऐसे लोग अवश्य होंगे जिन्होंने आपकी ज़िंदगी को प्रभावित किया हो। गुरु प्रशिक्षक बॉस हर किसी की ज़िंदगी में अहम भूमिका अदा करते हैं। आत्मकथा में जीवन के अच्छे बुरे दोनों पहलुओं को स्थान देना आवश्यक होता है, न कि केवल अपने उजले पक्ष को ही दुनिया को दिखाना। प्रश्न दूसरा है निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। कृति एक आकलन कृति। पहला है विधानों के सामने सत्य असत्य लिखिए। एक या अनुरागी चित्त की गति समूझ है सब कोय। दूसरा घरू घरू डोलत दीन है जनु जनु नाचुत जाय। तीसरा उही खाए बैराई जगु इही पाए बैराई। चौथा गुनी गुनी सबके कहें निगुनी गुनी ना हो तू। दूसरी कृति है एक दो शब्द में उत्तर लिखिए। मनुष्य का मन जैसे जैसे श्याम रंग में डूबता है ऐसा होता जाता है। दूसरा दीन व्यक्ति को लोभ का चश्मा पहनने के बाद लघु ऐसे दिखते हैं। तीसरा स्वर्ण में यह धतूरे से 100 गुना अधिक होता है। चौथा आग के पेड़ को अर्क कहने पर भी वो ऐसा नहीं बन जाता। अब ये कविता पढ़ेंगे। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उजलू कोय। घरू घरू डोलत दीन हवे जुनु जुनु जाचतू जाय। दिए लोभ चश्मा चखनु लघु पुनि बड़ो लखाय। कनक कनक तो 100 गुनुई मादकता अधिकाय। वही खाए बौराई जगु यही पाए बौराई। गुनी गुनी सबके कहें निगुनी गुनी न हो तू। सुनैयो कहूँ तरु अर्क तय अर्क समान उदय तू। कृति तीन स्वमत अभिव्यक्ति। निंदक नियरे रखिए इस पंक्ति के बारे में अपने विचार लिखिए। उत्तर निंदक नियरे रखिए आंगन कुटी छवाए। बिन पानी साबुन बिना निर्मल को करे सुभाए। अर्थात जो व्यक्ति हमारी निंदा करता है उसे अपने अधिक से अधिक पास रखना चाहिए। संभव हो तो अपने आंगन में ही उसकी कुटी बना लेनी चाहिए। उसके पास रहने से हम साबुन और पानी के बिना ही अपने स्वभाव को निर्मल बना सकते हैं। वह हमारे दोषों को हमारे सम्मुख प्रकट करता रहेगा तो हमें अपने उन दोषों को दूर कर सकेंगे। ऐसे लोग अनजाने में ही हमारी भलाई कर जाते हैं। प्राय व्यक्ति अपने दोषों को अपने आप नहीं जान पाता। चापलूस लोग अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर हमारे अवगुणों की भी प्रशंसा करते रहते हैं। इस कारण हमें अपना व्यवहार सदैव उत्तम ही लगता है।
प्रश्न दूसरे का है, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। पहली कृति है कृति एक आकलन कृति। कविता की पंक्तियों को उचित क्रम अनुसार लिखकर प्रवाह तख्ता पूर्ण कीजिए। पहला है कि जितना प्राणों का होता प्रकाश। दूसरा, सौ सौ दानों के हरे हास। तीसरा, तुमने मिट्टी से किया प्यार। चौथा, जो हो जड़ में चेतन का विकास। दूसरा है, विधानों के सामने सत्य असत्य लिखिए। हे ग्राम देवता नमस्कार। दूसरा, कहीं एकाकी सिमटा सा वनवास। तीसरा, सोने चांदी से नहीं किंतु तुमने मिट्टी से किया प्यार। चौथा, सौ सौ दानियों के हरे हास। ये कविता है ग्राम देवता। ऐसे पहले पढ़ेंगे, फिर समझेंगे और उसकी कृतियों के उत्तर लिखेंगे। हे ग्राम देवता नमस्कार, सोने चांदी से नहीं किंतु तुमने मिट्टी से किया प्यार। हे ग्राम देवता नमस्कार। जन कोलाहल से दूर, जन कोलाहल से दूर, कहीं एकाकी सिमटा सा निवास। रवि शशि का उतना नहीं कि जितना प्राणों का होता प्रकाश। श्रम वैभव के बल पर करते हो जड़ में चेतन का विकास। दानों दानों से फूट रहे सौ सौ दानों के हरे हास। इसका उत्तर है, पहली कृति का उत्तर है, तुमने मिट्टी से किया प्यार। दूसरा, कि जितना प्राणों का होता प्रकाश। तीसरा, हो जड़ में चेतन का विकास। चौथा, सौ सौ दानों के हरे हास। दूसरी कृति के उत्तर है, पहला है सत्य, दूसरा असत्य, तीसरा सत्य, चौथा असत्य। तीसरी कृति है स्वमत अभिव्यक्ति। भावार्थ लिखना है, सबसे प्यारी सबसे न्यारी मेरे देश की धरती। इस विषय पर अपने विचार लिखिए। हमारा देश एक महान देश है, विश्व के सभी देशों में अद्भुत इसकी सभ्यता और संस्कृति प्राचीन काल से ही गौरवमयी रही है। इस देश की धरती ने अनेक ऋषियों मुनियों महापुरुषों को जन्म दिया है। वर्धमान महावीर गौतम बुद्ध आदि शंकराचार्य जैसे त्यागी यहीं हुए हैं। इसी धरती पर स्थित बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम और पुष्कर जैसे तीर्थ की यात्रा पर प्रतिवर्ष विभिन्न धर्मों के लाखों लोग जाते हैं। इस धरती ने भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु सुखदेव, अशफाकुल्ला खान जैसे देशप्रेमियों को अपनी गोद में खिलाया। सम्राट अशोक तथा महात्मा गांधी जैसे अहिंसा के पोषक इस धरती पर जन्मे। स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को अपनाया। यहाँ अनेक धर्म, विभिन्न भाषाएं बोलने वाले लोग मिलजुल कर रहते हैं। विभाग 3 है भाषा अध्ययन व्याकरण, 8 अंक। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। पहला है, सही शब्द छांट कर लिखिए। पहला है सांप्रदायिकता। दूसरा है मंत्र मुग्ध। दूसरे का प्रश्न है, निम्नलिखित अव्ययों में से किसी एक अव्यय का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है लेकिन, दूसरा है के पास। तीसरी कृति है कृति पूर्ण कीजिए। संधि शब्द, संधि विच्छेद, संधि भेद। चौथा है, अधोरेखांकित वाक्यांश के लिए उचित मुहावरे का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। मुंह फुलाना, फूलना, फूलाना, समाना। पूरे जिले में पुत्री के प्रथम आने की खबर सुनकर उन्नति के माता पिता बहुत प्रसन्न हुए। अथवा निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है, घर सिर पर उठा लेना। दूसरा, अपनी हाके जाना। पांचवा है, काल भेद पहचानिए तथा काल परिवर्तन कीजिए। उसका पहला है, उनकी वेशभूषा की ग्रामीणता तो और भी दृष्टि को उलझा लेती थी। काल भेद डैश। दूसरा है, काल परिवर्तन कीजिए सिर्फ एक। किसी प्राकृतिक मनोरम दृश्य को देखना चाहता हूँ। अपूर्ण भूतकाल। दूसरा, एक दूसरे से जुदा जुदा होकर पूरे डिब्बे के चक्कर काटने लगेंगे। सामान्य वर्तमान काल।
छठा, वाक्य भेद पहचान कर लिखिए। पहला, बाबूजी को बाजार जाना है और वहां से जलेबियां खरीदनी है, रचना के अनुसार। दूसरा, अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तित करके लिखिए। पर्यटन का अपना आनंद है, विस्मयवाचक वाक्य। उत्तर है, पहले का उत्तर है सांप्रदायिकता, दूसरा मंत्रमुग्ध। दूसरा ये कृति का पहला है, एक दिन रास्ता पूछते पूछते वो यहाँ आया था, लेकिन अब लोगों को रास्ता बता रहा है। दूसरा, कंडक्टर दूसरे यात्री के पास जाता है। तीसरे का उत्तर है संधि शब्द उन्नति, संधि विच्छेद उत नीति, संधि भेद व्यंजन संधि। अथवा दुष्कर्म में दू प्लस कर्म विसर्ग संधि है। चौथे का उत्तर है, पूरे जिले में पुत्री के प्रथम आने की खबर सुनकर उन्नति के माता पिता फूले न समाये। अथवा घर 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 सिर पर उठा लेना, अर्थ बहुत अधिक शोर मचाना। इसका वाक्य है, माँ की अनुपस्थिति में बच्चों ने घर सर पर उठा लिया था। दूसरा, अपनी हाके जाना, अर्थ अपनी ही बात कहे जाना। इसका वाक्य है, रमन की आदत है बस अपनी ही हाके जाता है, दूसरों की सुनता ही नहीं। पांचवे का उत्तर है, पहला है सामान्य भूतकाल। दूसरे का पहला है, किसी प्राकृतिक मनोरम दृश्य को देख रहा था। दूसरा, एक दूसरे से जुदा होकर पूरे डिब्बे के चक्कर काटते हैं। छठे का उत्तर है, पहला है संयुक्त वाक्य। दूसरा है, वाह पर्यटन का अपना ही आनंद है। विभाग 4 रचना विभाग, उपयोजित लेखन 12 अंक। प्रश्न चौथा अ, निम्नलिखित सूचनाओं के अनुसार लेखन कीजिए। पत्र लेखन 4 मार्क्स। निम्नलिखित जानकारी के आधार पर पत्र लेखन कीजिए। विनायक विनीता आप्टे 23 रामनगर मानगांव रत्नागिरी से वार्षिक परीक्षा में अपनी कक्षा में प्रथम स्थान पाने के उपलक्ष्य में अपने मित्र राघव शर्मा 17 पंचवटी अपार्टमेंट नासिक के बधाई पत्र के लिए उसे धन्यवाद देते हुए पत्र लिखती है। अथवा चंदन चंद्रिका पाठक जानकी सदन महात्मा गांधी रोड शांतिनगर शिरडी से अपने इलाके में फैली गंदगी की शिकायत करती हुई स्वास्थ्य अधिकारी शिरडी को पत्र लिखती है। दूसरा है कहानी लेखन। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर 60 से 70 शब्दों में कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक दीजिए तथा सीख लीजिए। 4 अंक। एक चित्रकार जंगल में प्राकृतिक चित्र बनाना, शेर का सामने आना, डरना, शेर से कहना आपका चित्र बना दूं, शेर तैयार, फिर कहना आगे का चित्र पूरा, मुंह पीछे की ओर करके बैठो, शेर का मुंह पीछे की ओर करके बैठना, चित्रकार का भाग जाना, सीख। अथवा गद्य आकलन प्रश्न निर्मिति। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर ऐसे 4 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर गद्यांश में एक एक वाक्य में हो। स्वामी रामतीर्थ एक बार जापान गए। वे रेल में यात्रा कर रहे थे। एक दिन ऐसा हुआ कि उन्हें खाने को फल न मिले और उन दिनों फल ही उनका भोजन था। गाड़ी के स्टेशन पर ठहरी तो वहाँ भी उन्होंने फलों की खोज की पर वे ना पा सके। उनके मुंह से निकला, जापान में शायद अच्छे फल नहीं मिलते। एक जापानी युवक प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। वो अपनी पत्नी को ट्रेन में बैठाने आया था। उसने ये शब्द सुन लिए। वो अपनी बात बीच ही में छोड़कर भागा और कहीं दूर से एक टोकरी ताजे फल लाया। वे फल उसने स्वामी रामतीर्थ को भेंट करते हुए कहा, लीजिए, आपको ताज़े फलों की ज़रूरत थी। स्वामी जी ने उस फल विक्रेता समझा और उससे फलों के दाम पूछे। युवक ने दाम लेने से इनकार कर दिया। बहुत आग्रह करने पर उसने कहा, आप इनका मूल्य देना ही चाहते हैं तो वो ये है कि आप अपने देश में जाकर किसी से ये ना कहिएगा कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते।
दूसरे का उत्तर पहले का उत्तर है 17 जुलाई, राघव शर्मा, 17, पंचवटी अपार्टमेंट, नासिक, 422003। प्रिय राघव सप्रेम, नमस्ते। हम सब लोग यहाँ कुशल पूर्वक हैं और ईश्वर से तुम सब की कुशलता की कामना करते हैं। आज जो तुम्हारा परीक्षा परिणाम देखा, ज्ञात हुआ कि तुमने परीक्षा में सभी विषयों में विशेष योग्यता प्राप्त करते हुए कक्षा 10वीं में पूरे जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मित्र, ये जानकर मुझे असीम आनंद हुआ। अपने इस विशेष उपलब्धि पर मेरी हार्दिक बधाई स्वीकार करो। तुम्हारे परिश्रम और प्रतिभा को देखकर हमें आशा थी कि तुम अवश्य कोई कीर्तिमान स्थापित करोगे। मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि भविष्य में इसी प्रकार सफलता तुम्हारे कदम चूमे। अपनी माताजी तथा पिताजी को सादर प्रणाम कहना। नीचे है उत्तर में, देखिए, तुम्हारा अभिन्न मित्र, विनायक मेटे, 23 रामनगर मानगांव रत्नागिरी, 415612। दूसरे का उत्तर है 18 सितंबर, सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी, शिरडी, 423109। विषय शांतिनगर इलाके में फैली गंदगी। महोदय, मैं शिरडी के शांतिनगर का निवासी हूँ। इस पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान इस इलाके में फैली हुई गंदगी की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। महोदय, शांतिनगर के मेन रोड पर कचरे का एक बड़ा डिब्बा रखा गया है। इलाके के लोग इसी डिब्बे में अपने घरों का कचरा डालते हैं। इस कचरे को उठाने की उचित व्यवस्था नहीं है, इसीलिए अधिकांश कचरा सड़क पर गिरकर फैलता रहता है। आजकल इस कचरे के कारण इलाके में बहुत सारी दुर्गंध व्याप्त है। इस सड़क से होकर आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। महोदय, आपसे निवेदन है कि इस कचरे से मुक्ति दिलाने के लिए सफाई कर्मचारियों को भेजकर यह गंदगी साफ करवाने और इस इलाके की सफाई की स्थायी व्यवस्था कराने की कृपा करें। धन्यवाद सहित भवदीय नंदन पाठक, 23 रामनगर, महात्मा गांधी रोड, शांतिनगर, शिरडी। चित्रकार की चतुराई। एक चित्रकार था। उसे प्राकृतिक दृश्य वाले चित्र बनाने का शौक था, इसलिए वह प्रातः जंगल में नदी के किनारे जाकर चित्र बनाया करता था। एक बार चित्रकार घने जंगल में चित्र बनाने चला गया। जंगल में एक जगह खूब हरियाली थी, रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। चित्रकार वहीं बैठकर चित्र बनाने लगा। तभी सामने से वहाँ एक शेर आ गया। शेर को देखते ही चित्रकार के होश उड़ गए। फिर भी उसने हिम्मत की और शेर से कहा, हे जंगल के राजा, आप इस पत्थर पर बैठ जाइए, मैं आपका एक सुंदर चित्र बना दूं। चित्र बनाने की बात सुनते ही शेर खुश हो गया और चित्रकार के सामने बैठ गया। चित्रकार देर तक शेर का चित्र बनाता रहा। कुछ देर के बाद वह शेर से बोला, महाराज, आपके अगले भाग का चित्र तो बन गया। अब आप मुंह उधर करके बैठ जाइए तो मैं आपके पिछले हिस्से का भी चित्र बना दूं। अपने पूरे शरीर का चित्र बनवाने के लालच में शेर पीछे की ओर मुंह करके बैठ गया। चित्रकार को काफी समय लगता देखकर शेर सुस्ताने लगा। चित्रकार को इसी मौके की तलाश में था। उसने चित्र बनाने का अपना सारा सामान समेटा और चुपके से वहां से 9-2-11 हो गया। इस प्रकार चतुराई से चित्रकार ने अपना जीवन बचा लिया। चतुराई से काम लिया जाए तो संकट को टाला जा सकता है। अथवा तैयार किए हुए प्रश्न। पहला, स्वामी रामतीर्थ के मुंह से क्या निकला। दूसरा, जापानी युवक
प्लेटफॉर्म पर क्यों आया था। तीसरा, जापानी युवक ने स्वामी रामतीर्थ को फ्रंट को को क्या भेंट दिया। चौथे का उत्तर है, जापानी युवक ने स्वामी राम तीर्थ से अपने देश में जाकर क्या नहीं कहने के लिए कहा। अब देखिए इसमें प्रश्न चौथे का आ है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 60 से 70 शब्दों में निबंध लिखिए। बरसात का एक दिन, एक भिखमंगे की आत्मकथा, यदि सूरज ना होता। इसका उत्तर है, बरसात का एक दिन। बरसात का इंतज़ार सबको होता है। बरसात का पहला दिन लंबे इंतज़ार के बाद आता है। बरसात के उस पहले दिन को मैं कभी नहीं भूल सकता। आषाढ़ का महीना शुरू हो चुका था और सूर्य देवता आग बरसा रहे थे। पेड़ पौधे मुरझा गए थे। नदी नालों तालाब और झीलों का पानी सूख गया था। पशु पक्षी मनुष्य सभी गर्मी से बेहाल हो रहे थे। सबके मन में एक ही चाह थी कि बरसात हो और शीतलता मिले। इस गर्मी से तंग आकर मैं गांव से दूर एक पहाड़ी पर चला गया था। एकाएक तेज हवा चलने लगी और आकाश काले काले बादलों से ढक गया। बादलों की गड़गड़ाहट, बिजली की कड़कड़ाहट और पवन की सरसराहट ने पूरे वातावरण को बदल दिया। धीरे धीरे पानी की बूंदें गिरने लगी। आषाढ़ की ये पहली बौछार कितनी आह्लादक थी। बरसात की ये बूंदें सुहावनी और सुखद लग रही थी। वातावरण की ठंडक ने कलेजे को तर कर दिया। धीरे धीरे धरती भीगने लगी। उसकी सोंधी गंध चारों ओर फैल गई। देखते ही देखते वर्षा का जोर बढ़ा। चारों ओर जल ही जल दिखाई देने लगा। मैं अब तक पूरी तरह भीग चुका था। इस पहाड़ी से नीचे बहते हुए पानी की आवाज़ बहुत मधुर लग रही थी। पेड़ों की पत्तियां पानी से धुलकर चमक उठी थी। मुरझाई घास और लताओं में भी जान आ गई थी। आकाश में उड़ती हुई पक्षियों की टोलियां मानो बादलों को धन्यवाद दे रही थी। मयूर नृत्य करने लगे। पपीहे की पीऊ पीऊ की मधुर ध्वनि से वातावरण सुरीला हो गया था। मेंढकों की टर टर की आवाज कर्णप्रिय लग रही थी। प्रकृति वर्षा के आगमन से झूम उठी थी। वर्षा कुछ थमी तो मैं पहाड़ी से नीचे उतरा। पानी में भीगते हुए आने का आनंद अनोखा था। कितना मधुर और आह्लादक था बरसात का वो पहला दिन। एक भिखमंगे की आत्मकथा। जी हाँ, मैं एक भिखमंगा हूँ। मेरे हाथ में पैसे देने वाले तो बहुत मिलते हैं, परंतु मुझे सच्ची हमदर्दी तो कम लोगों से ही मिलती है। आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं? अच्छी बात है, तो सुनते जाइए। मेरा जन्म दक्षिण भारत के गांव में हुआ था। मेरे माता पिता बड़े किसानों के खेतों में मजदूरी करते थे। घर के नाम पर नदी के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। पिता आलसी और कामचोर थे। उन्हें देशी शराब पीने की लत थी। बेचारी माँ के भरोसे ही हम दो वक्त का रूखा सूखा खाना मिल जाता था। थोड़ा बड़ा होने पर मैं भी उनके साथ मजदूरी के लिए जाने लगा। पढ़ाई लिखाई मेरी किस्मत में लिखी ही नहीं थी। इस प्रकार हमारा जीवन किसी तरह बीत रहा था। उन्हीं दिनों एक अनहोनी हो गई। वर्षा ऋतु में कई दिनों तक मूसलाधार बरसात हुई। इससे नदी में भीषण बाढ़ आ गई। नदी किनारे वाले सारे झोपड़े बाढ़ के पानी में बह गए। हम बेघर हो गए। बाढ़ का पानी कम होने पर गांव में हैजा फैल गया। मेरे माता पिता इस महामारी की चपेट में आ गए। दोनों मुझे अनाथ और बेसहारा बनाकर इस दुनिया से कूच कर गए। मैं क्या करता, गांव छोड़कर नज़दीक के कस्बे में चला गया। वहाँ कहीं जगह छोटे मोटे काम किए। इससे गुजारा नहीं हुआ। इसीलिए एक दिन इस शहर में आ गया। यहाँ भी क्या काम मिलता। काम की तलाश में भटकता रहा। इसी सिलसिले में भटकते हुए एक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया। डॉक्टरों ने मेरी जान बचाने के लिए मेरा दाहिना पैर काट दिया। अब मैं बिल्कुल असहाय हो गया हूँ। क्या करता। आखिर आखिर में
भीख मांगना ही मेरे सामने चारा था। आज कई वर्षों से मैं भीख भिखमंगे की जिंदगी जी रहा हूँ। लोग मुझसे नफरत करते हैं, पर तरस खाकर कुछ लोग मुझे कुछ पैसे दे देते हैं। पुलिस मुझे परेशान करती है, छोटे मोटे गुंडे भी मुझसे पैसे मांगते हैं। महंगाई के ज़माने में भीख से अब जीना कठिन लग रहा है। आप मेरी इस बूढ़ी जर्जर काया को देख रहे हैं ना। ईश्वर से यही विनती है कि वह किसी को कभी भिखारी न बनाए। आपकी हमदर्दी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तीसरा है, यदि सूरज ना होता। सूर्य वनस्पतियों और प्राणियों के जीवन का आधार है, उसी से हमें प्रकाश मिलता है, उष्णता मिलती है। सूर्य के कारण बादल मिलते हैं तथा वर्षा होती है। वही अंधकार का नाश कर हमें जगाता है, सपनों की दुनिया से सत्य और कर्तव्य की दुनिया में लाता है। सूर्य समस्त जगत का पिता है। ऐसा जीवनदाता सूर्य यदि उदय न हो तो यह सृष्टि अपने जीवन से हाथ धो बैठे। कहाँ सूर्य का अनंत प्रकाश और कहाँ मनुष्य के बनाए हुए टिमटिमाते दीप। यदि सूर्य न होता तो दुनिया सदा के लिए घने अंधकार में डूब जाती। मनुष्य के लिए यह निश्चिंत करना मुश्किल हो जाता है कि कब काम करना है और कब सोना है। हमेशा सोते रहकर और सपने देखकर तो किसी का गुजारा नहीं हो सकता। जब सूर्य देवता प्रकाश नहीं करोगे तो बेचारा मनुष्य अंधेरे में क्या करेगा, कहाँ तक दिए जलाएगा, कहाँ तक तेल और बाती जल जल कर अंधकार से युद्ध करते रहेंगे, और कहाँ तक बिजली की बत्तियां आदमी को रात राह दिखाती रहेंगी। सरकार के लिए सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था करना मुश्किल हो जाएगा। सूर्य से हमें जीवन शक्ति मिलती है। उसका प्रकाश अनेक रोगों का नाश करता है। सूर्य की किरणों से प्राप्त होने वाला विटामिन डी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी है। सूर्य का प्रकाश नेत्र रोगों को दूर करने में सहायक होता है और उसके सेवन से स्वास्थ्य को लाभ होता है। इस प्रकार सूर्य से ही हमें स्वस्थ जीवन का सुख मिलता है। सूर्य के अभाव में यह सुख नसीब न होता। यदि सूर्य ना होता तो ना वर्षा होती और ना किसी प्रकार की वनस्पति उगती। संसार प्रकाश के लिए तड़पता रह जाता और प्रकृति सुंदरता के लिए तड़पती रह जाती। मनुष्य को जीवित रहने के लिए अनाज, सब्जियां तथा दलहनों की आवश्यकता होती है। पौधों के लिए सूर्य का प्रकाश बहुत ज़रूरी है। यदि सूर्य ना होता तो खेतों में कोई पैदावार नहीं होती। बिना अनाज मनुष्य का जीवन मुश्किल हो जाता। ना मीठे फलों के पेड़ उगते और ना सुगंधित फूलों के पौधे होते। सूरज ना होता तो विद्यार्थियों को यह ना पढ़ना पड़ता कि दिन रात कैसे होते हैं। सूर्य के अभाव में जग और जीवन के अस्तित्व की कल्पना तक नहीं की जा सकती। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।